यह कहानी है एक सिपाही की जो अपनी वर्दी पर बहुत फक्र करता था, लेकिन मरने के बाद उसके साथी उसके कपड़े तक उतार लेते हैं, यहाँ तक कि जूते भी नहीं छोड़ते, क्योंकि एक मृत सिपाही किसी चीज का हकदार नहीं होता। ये कपड़े फिर कारखाने में भेजे जाते हैं। वहाँ मजदूर उन्हें अच्छी तरह धोते, सुखाते और फिर कारखाने में ले जाते, जहाँ उन्हें दोबारा नया सा बना दिया जाता। इस रिफर्बिश्ड वर्दी को फिर उन नए भर्ती हुए सिपाहियों को बांट दिया जाता जो अभी अभी जंग के मैदान में आए हैं। एक नया सिपाही जिसका नाम पॉल है, वर्दी पहनकर 2 कदम ही चला होगा कि उसे एहसास हुआ कि यह वर्दी उसकी नहीं है। वह फौरन वापस ऑफिसर के पास पहुंचा और बोला, सर, ये किसी और की वर्दी है, इसमें तो नाम लिखा हुआ है। ऑफिसर ने बेरुखी से नाम वाला टैग फाड़कर फेंक दिया और कहा, यह वो है जो किसी और को छोटी पड़ गई थी। ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। पॉल को अंदाजा भी नहीं था कि ऑफिसर की मेज के नीचे ऐसे न जाने कितने ही टैग जमा हो चुके हैं। इन नए सिपाहियों के चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता और उम्मीद थी। उनका जोश देखते बनता था। वे बस इसी इंतजार में थे कि कब वे जंग के मैदान में उतरे। उन्हें इस जंग की क्रूरता का अंदाजा तक नहीं था। कुछ तो अपने क्लासमेट्स को भी साथ ले आए थे, यह सोचकर कि यह तो एक शानदार पिकनिक जैसा होगा। पश्चिमी मोर्चे पर पहुंचने के पहले ही दिन उन्हें एहसास होने लगा कि हकीकत कुछ और ही है। फ्रंट लाइन पर गाड़ियां बिल्कुल खत्म हो चुकी थीं। उनकी गाड़ी को भी जबरन ले लिया गया। अब उन्हें पैदल ही दौड़कर जंग के मैदान में पहुंचना था। खाई तक पहुंचने से पहले ही फ्रांसीसी सेना ने जहरीली गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। ऑफिसर ने चिल्लाकर सबको गैस मास्क पहनने का आदेश दिया। इस हड़बड़ी और कोहराम में नए सिपाही घबरा गए और उनके हाथ पैर फूल गए। पॉल थोड़ा सा देर से रिएक्ट कर पाया, जिसकी वजह से लेफ्टिनेंट ने उसे खूब बुरा भला कहा। उसने सभी सिपाहियों को मास्क उतारने का आदेश दिया और सजा के तौर पर पॉल को रात की पूरी ड्यूटी लगा दी। खाई में पहुंचते पहुंचते आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आगे गोलाबारी की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। पॉल खाई में खड़ा हुआ, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक वरिष्ठ सिपाही ने आकर उसका गैस मास्क उतारा और उसे खाई में जमा पानी को कुड़ियों से निकालने को कहा, ताकि वह और न जमा हो। पॉल के सारे दोस्त भी वहीं थे। कैटर ने सबसे माफी मांगी। अगर मैंने यहाँ आने का सुझाव नहीं दिया होता तो सही रहता। यह जगह हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग है। उसके हाथ ठंड से बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। उसका दिल अब हर पल घर जाने को करता था। तभी एक वरिष्ठ सिपाही ने आकर उसे सलाह दी, अगर ठंड लग रही है तो हाथों को अपनी पैंट के अंदर डाल लो, गर्मी मिलेगी। रात होते होते दुश्मन की लाइट बमों और फिर गोलाबारी की भयानक आवाजें शुरू हो गईं। वे सब खाई के एक कमरे में घुस गए, लेकिन वह जगह भी सुरक्षित नहीं थी। इस तरह के धमाकों से वह सुरंग जल्द ही ढह सकती थी। नए सिपाही कान बंद करके प्रार्थना कर रहे थे कि यह गोलाबारी खत्म हो जाए, लेकिन सिर्फ 2 मिनट में ही सुरंग के ढहने की आवाजें आने लगी। वरिष्ठ सिपाही ने चिल्लाकर सबको बाहर भागने को कहा। भगदड़ में बहुत से लोग वहीं दब गए और मर गए। अगले दिन लकड़ी के तख्तों के नीचे से पॉल को जिंदा निकाला गया। खुशकिस्मती से वह सिर्फ दब गया था, उसे चोट नहीं आई थी। लेकिन उसका एक साथी इतना भाग्यशाली नहीं था। उसके दोनों पैर बुरी तरह कुचल दिए गए थे और वह मर चुका था। पॉल के पास दुख मनाने का भी वक्त नहीं था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह कब तक जिंदा रहेगा, क्योंकि यहाँ तो खाने को कुछ नहीं था। कल से लेकर आज तक उसने एक घूंट पानी तक नहीं पिया था। 2 जर्मन सिपाही एक फ्रेंच फार्म पर पहुंचे। एक ने अपने साथी के हाथ पर पैर रखकर दीवार फांदी और अंदर घुस गया, जबकि दूसरा बाहर पहरा देने लगा। थोड़ी ही देर में वह एक बड़ी सी बत्तख चुराकर साइड के गेट से निकल भागा। दोनों तेजी से वहाँ से भागे। फार्म के मालिक ने गुस्से में उनके पीछे गोलियां चलाईं, लेकिन अब सब बेकार था। वे दोनों खुशी खुशी अपने कैंप की तरफ भागे और पीछे से चिल्लाए, थैंक यू जमींदार साहब। उन्होंने अपने कुछ साथियों को बुलाया और हर एक को बत्तख का एक टुकड़ा मिला। जंग में आने के बाद यह उनका पहला अच्छा खाना था। उन्हें नहीं पता था कि अगला खाना कब नसीब होगा। उनके ऑफिसर सिर्फ आदेश देते थे, उनकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं करते थे। थोड़े आराम के बाद उन्हें पास के एक रेलवे स्टेशन पर भेजा गया, ताकि वे दूसरे सिपाहियों के साथ मिल सकें। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह जगह बमबारी से पूरी तबाह हो चुकी है और एक भी साथी नजर नहीं आ रहा। वरिष्ठ सिपाही कैटर ने फौरन पहचान लिया कि फ्रांसीसियों ने यहाँ भारी मात्रा में हथियारों और बमों का इस्तेमाल किया है। उसने कुछ सिपाहियों को आसपास छानबीन करने को कहा, शायद कोई साथी मिल जाए। एक सिपाही को तलाशी के दौरान एक लवर्स का मैगजीन कट मिला। उसने बिना एक पल गवाए उस लड़की वाली तस्वीर को फाड़कर अपनी जेब में रख लिया। दूसरी ओर पॉल को एक कमरे में जहर से मरे हुए कई सिपाही मिले। उसने तुरंत कैटर को आवाज लगाई। इतने सारे साथियों को इस हालत में देखकर वे सभी स्तब्ध रह गए। उसी रात उन्हें फिर से फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। लेफ्टिनेंट ने फोन उठाकर अपने सीनियर ऑफिसर से खाने की मांग की, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ बहुत बुरी तरह डांट सुनने को मिली। कोई चारा नहीं था, उन्हें खाली पेट ही फ्रांसीसी सेना पर हमला बोलना था। जब वे दुश्मन की खाई तक पहुंचे, तब तक उनके सिपाहियों की तादाद बहुत कम रह गई थी। खुशकिस्मती से उस खाई पर उनका कब्जा हो गया। मेज पर रखा हुआ खाना देखकर वे सब भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। लेकिन महज 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि मेज के हिलने की आवाज ने उनके हाथ रोक दिए। सैकड़ों चूहे मेज के नीचे से निकलकर बाहर भागने लगे। वे सब भी घबराकर बाहर की ओर भागे। तभी सामने से फ्रांसीसी सेना के टैंक उन पर आग बरसाने लगे। उन्होंने जमकर फायरिंग की, लेकिन टैंकों का बाल भी बांका नहीं कर पाए। जल्दी ही टैंक उन पर चढ़ आए और जर्मन सिपाहियों को रौंदते हुए निकल गए। मशीन गनों की गोलियों ने जहां भी वार किया, जर्मन सिपाहियों के शरीर चीथड़े चीथड़े हो
हो गए। टैंकों के गुजर जाने के बाद पॉल खाई से बाहर निकला और वरिष्ठ सिपाहियों के साथ दुश्मन का पीछा करने लगा। उन्होंने एक टैंक को हैंड ग्रेनेड से उड़ा दिया, लेकिन उसका दोस्त फ्रांस फ्रांसीसी सिपाहियों के हाथ लग गया। उन्होंने फ्लेम थ्रोवर से उसे जिंदा जला दिया। पॉल वहां मृत प्राय खड़ा रह गया, सब कुछ देखता रहा। खैर, एक वरिष्ठ सिपाही ने उसे खींचकर वहां से हटाया और सुरक्षित जगह ले गया। जबकि पीछे बैठे जनरल दावतें उड़ा रहे थे, मोर्चे पर उनके सिपाही टैंकों के नीचे कुचले जा रहे थे। जो बच जाते वो भी भूख से मर रहे थे, क्योंकि कैंप में एक दाना खाने को नहीं था। यही थी उन सैन्य विशेषज्ञों की दिखावटी गर्व की भावना, जो सिपाहियों को इंसान ही नहीं समझते थे। अब जर्मनी अगर एक मिनट भी सरेंडर करने में देरी करता तो बहुत सारे सिपाही और मारे जाते। जर्मन संसद के सदस्य और अधिकारी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। 11 नवंबर 1918 को वे फ्रांसीसी प्रतिनिधियों के पास पहुंचे और जर्मनी की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। सार्वजनिक गुस्से के दबाव में उन्होंने आत्मसमर्पण की संधि पर दस्तखत कर दिए। युद्ध विराम 6 घंटे बाद 11 नवंबर की सुबह 11 बजे से होना था। मतलब सिपाहियों को अभी और 6 घंटे और लड़ना था। जब जनरल को इस आत्मसमर्पण के बारे में पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने संसद सदस्यों को देशद्रोही कहा। उसने कहा कि जर्मनी को इतनी बड़ी बेइज्जती कभी नहीं झेलनी चाहिए। सुबह 9 बजे फ्रंट लाइन के सिपाहियों को फिर से जमा होने का आदेश मिला। उन्हें क्या पता था कि यह सिर्फ जनरल का आदेश था। उसने सिपाहियों को फिर से हमला करने की तैयारी करने को कहा। उन्हें 11 बजे से पहले फ्रांसीसी शहर पर कब्जा करना था, ताकि फ्रांसीसियों को जर्मन भावना का एहसास हो सके। इतना कहकर उसने सिपाहियों को हमला शुरू करने का आदेश दे दिया। कुछ सिपाहियों ने विरोध किया। वे इस जंग से तंग आ चुके थे, लेकिन विरोध करने की सजा तुरंत मौत थी। उन्हें वहीं गोली मार दी गई। बाकी सिपाहियों के पास कोई चारा नहीं था। उन्हें फिर से फ्रंट लाइन पर जाना पड़ा। इस दौरान फ्रांसीसी सिपाही अपनी खाई में बैठे खुशी खुशी बातें कर रहे थे। वे जल्द ही घर वापसी और अपने परिवार से मिलने के सपने देख रहे थे। लेकिन तभी दूर से आती हुई जर्मनों की जंगी दहाड़ ने उनकी नींद उड़ा दी। फ्रांसीसी ऑफिसर ने तुरंत सीटी बजाई और सभी ने फौरन ड्यूटी संभाल ली। यह जर्मन सेना का आखिरी हमला था, जो एक सुसाइड चार्ज साबित हुआ। जब वे फ्रांसीसी खाई तक पहुंचे तब तक उनकी सेना बहुत कम रह गई थी। पॉल ने संयोग से एक नए सिपाही की जान बचाई। वह खुद खाई में घुस गया और फ्रांसीसी सिपाहियों से भिड़ गया। उस नए बच्चे सिपाही को अपने पीछे छुपा लिया। उसके सारे साथी मारे जा चुके थे। अब उसे घर वापस जाने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे इन नए सिपाहियों की रक्षा करनी थी, क्योंकि वे जल्द ही घर जाने वाले थे। वह और एक फ्रांसीसी सिपाही खाई से लड़ते हुए एक सुरंग में चले गए। दोनों अपनी अपनी जगह पर डटे रहे, एक दूसरे के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस अंधेरी जगह में एक दूसरे फ्रांसीसी सिपाही ने पीछे से आकर पॉल के शरीर में छुरा घोंप दिया। धीरे धीरे वह लड़खड़ाता हुआ घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। तभी बाहर सुबह के 11 बजने की आवाज गूंज उठी। फ्रांसीसी सिपाही खुशी से चिल्लाते हुए खाई से बाहर निकल आए और पॉल को अकेला छोड़ गए। आखिरकार उसने युद्ध विराम का वह पल देख लिया था। जब वह मुश्किल से सुरंग से बाहर निकलकर रेंगता हुआ आया तो उसने चारों ओर फैले धुएं और विनाश को देखा। उसे एहसास हुआ कि यह दौर अब खत्म हो रहा है और वह खुद भी इस दौर के आखिरी साल में दफन हो जाएगा। आधे घंटे बाद नए सिपाही जर्मन सिपाहियों के आइडेंटिटी डिस्क इकट्ठा कर रहे थे। एक खाई के प्रवेश द्वार पर उन्हें पॉल का शव मिला। उसके हाथ में अभी भी वह आइडेंटिटी डिस्क था जो उसके साथी ने उसे दिया था। उस नए सिपाही ने वह टैग उठाया और अपने गले में पहन लिया और अब यह लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई।